नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी विद लक्ष्मी मैम चैनल पे। देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने पाषाण काल के जो पहला भाग है पूरा पाषाण काल उस पर चर्चा की थी। क्लियर, पाषाण काल शुरू कर दिया गया था। इसके 3 भाग बताए गए थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो जिसको पहला प्रकार है पूरा पाषाण काल, इसकी बात हम इसके पहले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको पूरा पाषाण काल के बारे में जानना है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, तो इसके पहले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। आज इस सेशन में हम उसका जो दूसरा प्रकार है पूरा पाषाण काल के बाद के जो 2 हैं, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, उस पर चर्चा करते हैं। क्लियर, आइए देखते हैं मध्य पाषाण काल। देखिए मध्य पाषाण काल को शिकार एवं पशुपालन युग भी कहा जाता है। इसके पहले पूरा पाषाण काल को क्या कहा गया था? वो आखेटक युग था। क्लियर, तो वो आखेटक और अन्न जो था खाद्य संग्रहण युग था। लोग जो उस समय के मानव थे, आदि मानव थे, उन्होंने खाने वाली चीज़ों को थोड़ा थोड़ा संग्रह करना शुरू किया था। यहाँ पर जो आते हैं मध्य पाषाण युग में, तो ये शिकार और पशुपालन युग है। यानी मध्य पाषाण काल के जो लोग थे वे शिकार, उनका जीवन जो था शिकार पर निर्भर था, और इसके साथ साथ ही उन्होंने पशुओं को पालना भी, अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए उन्होंने पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। जो मध्य पाषाण काल में औजार जो थे वो सूक्ष्म औजार के प्रयोग होने लगा था। याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल में बड़े औजार होते थे और कई तरीके के तीनों, यानी उसका जो पूरा पाषाण काल के 3 प्रकार बताए गए थे, तीनों में अलग अलग औजारों का प्रयोग होता था, खुरचनी वगैरह, ब्लेड वगैरह। तो जो यहाँ पर है मध्य पाषाण काल, इसमें जो औजार है अपेक्षाकृत पूरा पाषाण काल की अपेक्षाकृत यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म और छोटे औजारों का प्रयोग होने लगा था। वो सूक्ष्म औजार कौन कौन से थे? जैसे ब्लेड है, क्रोड है, त्रिकोण है, छोटा छोटा 3 कोने टाइप का पत्थर वाला औजार, ऐसे ऐसे थे। तो ये सारे सूक्ष्म औजारों का प्रयोग आपके मध्य पाषाण काल में होने लगा था। आगे बढ़ते हैं। देखिए मध्य पाषाण काल में के जो लोग थे यहाँ पर वो शिकार करते थे, उसके साथ साथ वो मछलियों को पकड़ते थे, अपने भोजन के रूप में उनका प्रयोग करते थे, और पक्षियों को भी पकड़ना उन्होंने शुरू कर दिया था। क्लियर, यानी शिकार तो करते ही थे और मछलियों को भी पकड़कर भोजन के रूप में प्रयोग करते थे और पक्षियों को भी करते थे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए मध्य पाषाण काल में मिसाइल, अर्थात मिसाइल की हिंदी होती है प्रक्षेपास्त्र। यानी मिसाइल कहने का मतलब है जो आधुनिक मिसाइल है वो मिसाइल नहीं। मिसाइल कहने का मतलब है ऐसे अस्त्र या ऐसे औजार जो थे जो फेंक करके, मतलब जानवरों को, या जैसे जानवर बहुत दूर है या उनको दौड़ा करके मारना है, तो जो औजार फेंक करके प्रयोग किए जाते हैं, यानी फेंकने की जो गति है वो सारी चीज़ें क्या होती है? प्रक्षेपास्त्र है। तो वही चीज़ कहने का मतलब है जो आधुनिक प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है, उसी रूप में इन्होंने क्या प्रयोग किया था? भाला जो होता है वो फेंक करके मारा जाता है, तो भाला का प्रयोग करना शुरू किया था। धनुष, बाण का प्रयोग, ये सारी चीज़ों का प्रयोग ये शिकार के लिए ही अक्सर करते थे। भाला का प्रयोग करते थे, धनुष और बाण का प्रयोग करते थे। तो ये उस समय का प्रक्षेपास्त्र है, यानी इसका प्रयोग यहाँ पर शुरू हो गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जानवरों का शिकार जब करते थे अपने भोजन के लिए, लेकिन अभी जैसे बताया कि ये पशुपालन युग है। यहाँ पर इन्होंने कुछ जानवरों को अपनी सहायता के लिए पालना भी शुरू कर दिया था। उनमें से सबसे पहला जानवर जो था, जो पाला गया था, वो कुत्ता था। क्वेश्चन भी आता है कि मनुष्यों के द्वारा पाला गया पहला जानवर या पालतू पहला जानवर कौन सा है? तो कुत्ता है। कुत्ता इन्होंने पाला था अपनी। देखिए कुत्ता जो होता है वफादार जानवर होता है, तो जो जंगली जानवर हैं, बड़े जंगली जानवर है, उसे रखवाली के लिए भी पाला था। प्लस
इन्होंने जैसे इस समय क्या होता है, जैसे अभी कुछ साल पहले लोग बैलों का प्रयोग करते हुए भी गांव में कहीं होता है, जैसे बैलगाड़ी खींचने के लिए बैलों का प्रयोग होता है, तांगा खींचने के लिए घोड़े आदि का खच्चर का प्रयोग होता है। तो उसी तरीके से ये कुत्ते का प्रयोग भी गाड़ियों को, स्लेज गाड़ियों को खींचने के लिए कुत्ते का प्रयोग ये वहाँ भी करते थे। क्लियर। तो सबसे पहला जानवर जो पाला गया क्या था, वो कुत्ता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए जो इस समय के औजार हैं वो 1867 ईस्वी में सर्वप्रथम C.L. कार्लाइल, किसने? सर्वप्रथम C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में मध्य पाषाण कालीन औजारों को खोजा था। ये क्वेश्चन ही बहुत आता है कि मध्य पाषाण काल के जो सबसे पहले औजार खोजे गए हैं वो कहाँ खोजे गए हैं? तो 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में खोजा है, C.L. कार्लाइल महोदय ने खोजा था। क्लियर। तो ये हो गया, C.L. कार्लाइल ने खोजा सबसे पहले 1867 ईस्वी में। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए कई सारी जगहें हैं, मध्य पाषाण कालीन कई सारे स्थल मिले हुए हैं, तो उनमें से कुछ प्रमुख हैं। देखिए सराय नाहर राय एक स्थान है, मध्य पाषाणी का स्थल है, सराय नाहर राय और महदहा। क्या है? सराय नाहर और महदहा, ये दोनों स्थान जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो मानव कंकाल का सबसे पहला अवशेष यहीं पर प्राप्त हुआ है। क्लियर। मानव कंकाल कई जगह से मिले हैं, लेकिन जो सबसे पहला अवशेष है मानव कंकाल का वो सराय नाहर राय और महदहा से प्राप्त हुआ है। ये दोनों स्थल कहाँ पर है? तो ये दोनों स्थल उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ जिले में पड़ते हैं। और याद रखना ये तो एग्जैक्ट स्थान है, यहाँ पढ़ते हैं। अगर क्षेत्र की बात की जाए तो ये मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है, अर्थात बेलन घाटी हम कह सकते हैं। तो ये मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है, क्योंकि जो बेलन घाटी पड़ती है प्रतापगढ़ के बगल जिला है इलाहाबाद, वहीं ये वहाँ पर पड़ती है। तो वहाँ की मेजा तहसील में पड़ती है। आगे हम बढ़ते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, पेपर्स में ये सारे पॉइंट कई बार पूछे गए। ये क्वेश्चन PCS प्री के भी पेपर में पूछा गया है, मेंस के पेपर में भी पूछा गया है। क्लियर। यानी मानव कंकाल का सबसे पहला अवशेष कहाँ मिला है? तो सबसे पहला अवशेष सराय नाहर राय और महदहा में मिला है। ये दोनों स्थल कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए सराय नाहर राय से और भी चीज़ें मिली हैं। तो सराय नाहर राय से हड्डी और प्रस्तर उपकरण भी मिले हुए हैं। क्लियर। यानी वहाँ पे कंकाल ही नहीं मिले हैं, कंकाल के अलावा हड्डी और प्रस्तर के उपकरण, यानी जो ये औजार बनाते थे ये पत्थरों के भी बने होते थे और हड्डियों के भी बने होते थे। बात हड्डी की आ गई तो थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसे यहाँ बात की गई थी कि मछली पकड़ना, तो जो मछली पकड़ने का कांटा होता था ये हड्डियों से भी बनाते थे। क्लियर। जो कांटा बनता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए चौपानी मांडो, ये एक मध्य पाषाणी का स्थल है। यहाँ से अस्थाई जीवन का साक्ष्य मिला है, यानी ऐसे कई सारे साक्ष्य मिले हैं वहाँ पे, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो उस समय के मानव थे उनका अस्थाई जीवन था। तो चौपानी मांडो से अस्थाई जीवन के साक्ष्य के स्वरूप क्या क्या चीज़ें मिली हैं? जैसे यहाँ पे चूल्हा मिला हुआ है। क्लियर। चूल्हा यानी जिस पे खाना बनता है, चूल्हा मिला हुआ है। चक्की, जो आटा पीसने की चक्की होती है वो मिली हुई है। मूसल को जैसे ओखली होती है, ओखली कूटने वाली, तो उसी को कहीं कहीं स्थान पे मूसल या मूसली बोली जाती है, तो वो होता है। तो चौपानी मांडो से अस्थाई जीवन के भी साक्ष्य मिले हैं, जिसमें चूल्हा, चक्की, मूसल और कई सारी सामग्रियाँ, बर्तन वगैरह भी यहाँ पर मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। महदहा, देखिए महदहा अभी बात की गई थी, प्रतापगढ़ जिले में है। तो महदहा से गोबर मिला है, गोबर के साक्ष्य। याद रखना यहाँ से बूचड़ खाना भी मिला है, जो कसाई लोग प्रयोग करते हैं जहाँ जानवरों को काटते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी, वो बूचड़ खाना जो है महदहा से मिला हुआ है। प्लस यहाँ गोबर के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ आवास के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है महदहा के बारे में वो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जुड़वा समाधान मिले हैं।
जुड़वा यानी एक ऐसी कब्र मिली है जहाँ पे दो कंकाल मिले हुए हैं। क्लियर, दो कंकाल साथ में ही दफनाए गए थे, ये यहाँ पे मिले हैं। इसी से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हुए हैं। क्लियर, ये दोनों क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए, 2 मानव कंकाल मिले हैं महदहा से एक ही कब्र में, यानी एक ही कब्र में एक ही साथ दफनाए गए 2 मानव कंकाल यानी जुड़वा समाधान कहाँ मिले हैं? महदहा से। और एक ही कब्र में 3 लोगों को दफनाया गया है, ये कहाँ से मिला है? ये साक्ष्य, तो ये साक्ष्य याद रखना दमदमा से मिला है। और दमदमा से इनके अतिरिक्त वहाँ पे 41 साक्ष्य मिले हैं। टोटल 4100 मिले हैं दमदमा से, जिसमें जो 35 शवाधान है यानी कब्रें हैं वो केवल एकल है। क्लियर, ये याद रखिएगा। दमदमा से जो है वो 41 समाधान मिले हैं। क्लियर, टोटल 41 हैं। तो 41 में जो 35 हैं 35, इसमें केवल एकल समाधान है, यानी एक लोगों का शव है। फिर जो 5 समाधान हैं 35 5 40, जो 5 समाधान है उसमें 2 लोगों का शव है, युगल समाधान है, 2 लोगों का शव है। और जो लास्ट वाला यानी 41 नंबर, यानी एक ऐसी कब्र है जिसमें 3 समाधान मिले हुए हैं। तो दमदमा से टोटल 41 समाधान मिले हैं। क्लियर, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेखैया में सबसे ज्यादा मानव कंकाल दमदमा से कितने मिले थे? 41 समाधान मिले थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर संख्या की बात की जाए तो उससे भी जो ज़्यादा समाधान है मानव कंकाल है वो लेखैया नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा मानव कंकाल यहीं से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका। देखिए, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं, वो एक मध्यपाषाणिक स्थल है। भीमबेटका कहाँ है? तो वो एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ से भी मानव अंत्येष्टि के प्रमाण मिले हैं, यानी जो लोगों जब कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है, जब वो उसका जो अंतिम संस्कार होता है, मानव जब कोई एक्सपायर होता है, कोई मर जाता है तो अंतिम संस्कार होता है जिसको अंत्येष्टि संस्कार भी कहते हैं। तो वही अंत्येष्टि के प्रमाण भीमबेटका से मिले हुए हैं। क्लियर, तो ये है आपका मध्यपाषाण काल। अब हम आते हैं दूसरे काल पे, नवपाषाण काल। क्लियर, देखिए नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को अन्न उत्पादक युग भी कहा गया है। देखिए, 2 चीज़ें ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आप मध्यपाषाण काल में पशुओं को पालना शुरू किया, मानव ने शिकार भी करता था, पशुओं को भी पालता था। और नवपाषाण काल में इसने अन्न को उगाना शुरू किया था। क्लियर, यहाँ पे कई सारी फसलें इस समय के मानवों ने उगाई थी, इसलिए इस काल को अन्न उत्पादक युग भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट इसमें है नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग। जो इस काल को नवपाषाण काल जो शब्द नाम दिया गया, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुआक, किसने? सर जॉन लुआक ने 1865 ईस्वी में किया था। और कहाँ किया था? तो अपनी जो पुस्तक है प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। क्लियर, सर जॉन लुआक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में 1865 ईस्वी में नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किया था। ये चीज याद रखिएगा। क्लियर, किसने किया था? सर जॉन लुआक ने किया था। कब किया था? 1865 ईस्वी में किया था। और कहाँ पर किया था? तो अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में किया था। क्लियर, ये चीज हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस काल का जो मानव था वो बहुत सभ्य हो चुका था। पुरापाषाण काल की अपेक्षा, बहुत सभ्य नहीं कह सकते हैं, लेकिन पुरापाषाण काल की अपेक्षा वो थोड़ा सभ्य हो गया था। उसने सारी चीज़ें जैसे पशु पालना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसने अस्थायी जीवन शुरू कर दिया था। सारी चीज़ें इस काल में दिखाई पड़ती हैं कि मानव थोड़ा सभ्य होता गया था। तो उसी में आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रथम परस्तर उपकरण जो मिले हैं, इस काल का जो पहला उपकरण मिला है पत्थर का, वो कहाँ मिला है? तो यूपी के टोंस नदी घाटी से। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से मिला है। कब मिला था? 1860 ईस्वी में। किसने खोजा था? तो ले मैंसूरियर ने खोजा था।
क्लियर, लेन मेसूरियर ने इसको खोजा था। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नवपाषाण काल का प्रथम परस्पर उपकरण कहाँ से मिला है, तो उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से मिला है और ये 1860 ईस्वी में ले मेसूरियर ने इसको खोजा था। क्लियर, ये हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन बस्ती का साक्ष्य कहाँ से मिला है? प्राचीन बस्ती का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। क्लियर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ है, यहाँ प्राचीन बस्ती का साक्ष्य मिला हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेहरगढ़ प्रसिद्ध है इस काल में नवपाषाण कालीन स्थल है, क्योंकि वहाँ पे कई सारी चीज़ें मिली हैं। पहला तो प्राचीन बस्ती का साक्ष्य मिला हुआ है और उसके बाद में जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से मिला हुआ है। क्लियर, इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि मेहरगढ़ में कई सारी फसलें जैसे गेहूँ, जौ, गेहूं की दो प्रकार की किस्म, जैसे आजकल क्या होता है गेहूं की कई सारी प्रजातियां होती हैं, तो वैसे ही गेहूं की दो प्रजाति की गेहूं वहां पर मिले हुए हैं मेहरगढ़ में। जौ की खेती के प्रमाण हैं, गेहूं की दो प्रकार की प्रजातियां मैंने बताई वो मिली हुई है, प्लस वहां पर रुई यानी कपास की खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से, और एक खजूर के भी साक्ष्य वहां से मिलते हैं मेहरगढ़ से। तो जो कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ है। और याद रखिएगा, अगर बात पूछी जाए कि भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है, तो लहुरा देव अर्थात संत कबीर नगर। अच्छा, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, मान लीजिए कहीं पूछा गया कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है, और ऑप्शन में आपका दोनों है, मेहरगढ़ भी है और लहुरा देव भी है, दोनों है, तो ये याद रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा प्राचीन माना गया है वो लहुरा देव। देखिए, लहुरा देव की खोज बाद में हुई। क्लियर, सबसे पहले खोज मेहरगढ़ की हुई थी, इसलिए ये कहा गया कि प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में है। लेकिन जब बाद में लहुरा देव की खोज हुई और दोनों के जो भी चीज़ें वहाँ से अनाज वगैरह मिले थे उनको जो मैच कराए गए, तो ये साक्ष्य मिलता है कि जो सबसे ज़्यादा प्राचीन है, विश्व में सबसे ज़्यादा जो प्राचीन है कृषि का साक्ष्य वो लहुरा देव से है। क्लियर, इसलिए अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों आ गया तो आप लहुरा देव को ही सही करिएगा। क्लियर, आगे हम बढ़ते हैं। लहुरा देव है कहाँ, तो यूपी के उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव पड़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस काल में और भी कई सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ था, प्रयोग भी हुआ था। पहिए का आविष्कार, देखिए जब मनुष्य इस काल में उसने अन्न उत्पादन करना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया और सारी चीज़ें स्थायी जीवन शुरू किया, तो वहाँ पर ये महसूस हुआ कि चीज़ों को, जैसे वो खेती करते थे तो जब अन्न होता था तो एक स्थान से दूसरे स्थान वो जैसे लोग पीठ पर लाद के ले जाते हैं, तो लाते ले जाते थे, उसमें उनको हो सकता है उनको दिक्कत महसूस हुई हो, सहज ना रहे हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को लाने ले जाने में उनको दिक्कत महसूस हुई हो, तो इसीलिए यहाँ पर पहिए का आविष्कार भी दिखाई पड़ता है कि नवपाषाण कालीन में मनुष्य ने पहिए का भी आविष्कार कर दिया था। क्लियर, वो पहिए जो बैलगाड़ी वगैरह में लगता है, तो वो पहियों का भी आविष्कार यहाँ पर वो किए थे। नवपाषाण कालीन स्थल में पहिए का आविष्कार दिखाई पड़ता है, यानी हो गया था। और पहिए का आविष्कार बस वही चीज़ कि सामान को एक जगह से दूसरे जगह से लाने ले जाने के लिए ही पहियों का आविष्कार हुआ। उसके बाद में आग का प्रयोग। देखिए, बात अगर आग के आविष्कार की आती है तो आग का जो आविष्कार है वो पुरापाषाण काल में ही हो गया था। मानव उससे परिचित था पुरापाषाण काल में ही, लेकिन उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना उसने नवपाषाण काल में ही शुरू किया था। तो जो आग का, देखिए दो तीन चीज़ें यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी इम्पॉर्टेंट है कि नवपाषाण काल में पहिए का प्रयोग शुरू हुआ था, आग का प्रयोग शुरू हुआ था, और चाक निर्माण, जो बर्तन बनाना, चाक में जो बर्तन कुम्हार बनाते हैं उसका निर्माण भी यहाँ पर शुरू हो गया था। देखिए, यहाँ मृदभांड का निर्माण, मृदभांड का भी निर्माण यहाँ पे शुरू हो गया था। मृदभांड मतलब जो बड़े बर्तन होते हैं उस टाइप के, तो मृदभांड का निर्माण भी नवपाषाण काल में शुरू हो गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
बुर्जहोम और गुफा कराल में गर्त निवास के साक्ष्य। देखिए यहाँ पर बुर्जहोम और गुफा कराल ये दोनों नवपाषाणकालीन स्थल कश्मीर में है। क्लियर, कश्मीर यानी भारत में है। तो ये बुर्जहोम और गुफा कराल कश्मीर यानी भारत में। और यहाँ पर क्या मिला है, तो सबसे प्रसिद्ध जो है यहाँ पे गर्त निवास मिले हैं अर्थात, और इसमें भी बुर्जहोम का जो गर्त निवास है वो बहुत प्रसिद्ध है। गर्त निवास, देखिए गर्त मतलब होता है गड्ढा, निवास माने रहने का, यानी जमीन के अंदर रहने का स्थान। अर्थात इनका जो स्थान मिला है वो जमीन के अंदर था, जमीन के अंदर ही उसको खोद करके बहुत अच्छे से इन्होंने, मतलब कच्ची ईंटों का भी प्रयोग हुआ है, घास फूस का भी प्रयोग किया है, यानी ऐसे कई सारे जो निवास स्थल हैं वो बुर्जहोम और गुफा कराल से मिले हैं। ये दोनों स्थल कहाँ हैं, तो ये दोनों स्थल कश्मीर यानी भारत में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला हुआ है। कहाँ से, बुर्जहोम से। ये देखिए बुर्जहोम से मालिक के साथ, यानी जो कुत्ते को पालना तो इन्होंने मध्यपाषाण काल में ही शुरू कर दिया था, लेकिन मालिक के साथ कुत्ते को जो दफनाने का साक्ष्य है वो बुर्जहोम से मिला हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए कोलडीहवा से चावल की खेती के साक्ष्य, कोलडीहवा से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। देखिए अभी बात यहीं पे हुई थी, जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से है। क्लियर, मेहरगढ़ से है। और मेहरगढ़ में बताया गया था क्या क्या मिला था, यहाँ पे जौ मिला था, गेहूं मिला था, रुई यानी कपास है, और खजूर है। क्लियर, खेती का साक्ष्य यहाँ से मिला है। और यहाँ पर ये 4-5 फसलें जो हैं, जौ, गेहूं, रुई और खजूर मिली है। याद रखना चावल यहाँ से नहीं मिला था। बात चावल की है तो चावल कोलडीहवा से प्राप्त होता है। कोलडीहवा चावल की खेती का साक्ष्य कोलडीहवा से प्राप्त होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विश्व में प्राचीनतम मृदभांड के साक्ष्य चौपानी मांडो से मिले हैं। तो यहाँ का जो मृदभांड है वो विश्व में प्राचीन है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे प्राचीन जो मृदभांड है वो चौपानी मांडो में मिला हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वही फसल की बात आती है तो देखिए साक्ष्य, अब वही बात आई कि मेहरगढ़ में जो गेहूं, रुई, कपास वगैरह, खजूर वगैरह यहाँ मिला था। कोलडीहवा से चावल मिले थे। तो जो दक्षिण भारत में उगाई गई पहली फसल, ये उत्तर भारत की बात की गई। देखिए मेहरगढ़ पाकिस्तान और कोलडीहवा ये आपके उत्तर भारत, शायद ये इलाहाबाद के आसपास पड़ता है। लहुरा देव आपके उत्तर भारत में है, उत्तर प्रदेश में। तो जो दक्षिण भारत में उगाई गई पहली फसल थी ये रागी थी, ये याद रखिएगा। क्लियर, दक्षिण भारत में उगाई गई पहली फसल क्या है, रागी है। तो रागी का साक्ष्य कहाँ से मिला है, दक्षिण भारत से है। आगे देखिएगा, देखिए जो यहाँ का समाज था धीरे धीरे उन्होंने व्यवस्थित रूप से, सभ्य रूप से रहना शुरू कर दिया था। तो जो यहाँ का समाज है वो धीरे धीरे मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक समाज दिखाई पड़ता है नवपाषाण काल में ही। नवपाषाण काल में ही जो समाज है वो धीरे धीरे मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक समाज की ओर बढ़ने लगा था, यानी ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है प्राकृतिक शक्तियों के रूप में मातृ देवी की उपासना प्रारंभ हुई थी। क्लियर, प्राकृतिक शक्तियों के रूप में नवपाषाण कालीन लोगों ने मातृ देवी की उपासना को प्रारंभ किया था। ये लोग पूजा पाठ भी करते थे। नेक्स्ट, अस्थायी निवास के साक्ष्य बुर्जहोम और चिरांद। यानी देखिए अभी बात हुई थी कि जो बुर्जहोम और गुफा कराल में गर्त निवास, ये इनका अस्थायी निवास होता था, गर्त निवास होता था। तो अस्थायी साक्ष्य, अस्थायी रूप से रहना के जो प्रमाण मिले हैं वो बुर्जहोम, ये मैंने बताया ही कश्मीर में है। क्लियर, ये कश्मीर में बताया था। और जो चिरांद है ये बिहार के छपरा जिले में है। क्लियर, चिरांद नामक स्थल है, यहाँ से भी अस्थायी निवास के साक्ष्य मिले हैं। और ये कहाँ है, ये बिहार के छपरा जिले में है। क्लियर, चिरांद कहाँ पे है, बिहार के छपरा जिले में। क्वेश्चन कई बार नेट वगैरह में भी आ चुका है। नेक्स्ट देखिए भी बात की गई थी ना कि यहाँ पे पहिए का आविष्कार हुआ था, आग का प्रयोग हुआ था, और सबसे प्रसिद्ध जो खोज थी यहाँ की प्रयोग जो था वो चाक का प्रयोग यानी कुंभकारी। देखिए जब ये इन्होंने खेती करना शुरू किया तो जब फसल कटती थी, होती थी,
तो जैसे आधुनिक समय में उसको रखने के लिए कई सारी चीज़ें बनाई गई हैं, बोरे वगैरह में रखी जाती हैं। तो जब इनकी फसल कटती थी, इनकी फसल हुई, तो उसको रखने की भी ज़रूरत महसूस हुई, उसको कहाँ रखा जाए सेफ तरीके से कि वो कुछ समय तक ऐसे ही बनी रहे। तो उनको बर्तन बनाने की ज़रूरत महसूस हुई, तब इन्होंने चाक का प्रयोग करना भी इस काल में सीखा था बर्तन बनाने के लिए। और प्लस खाना पकाने मतलब अनाज को रखने प्लस खाना बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इनको बर्तन की आवश्यकता कि जब ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने चाक का प्रयोग भी किया था। तो 2-3 जो खोजें हैं, प्रयोग हैं, जैसे आग का प्रयोग, पहिए का आविष्कार, मृदभांड का निर्माण, ये सारी चाक का प्रयोग, ये सारे समय बहुत इम्पोर्टेंट है नवपाषाण काल में। नेक्स्ट आता है, देखिए ये लोग लोहे से भी परिचित थे। क्लियर, इन्होंने लोहे का प्रयोग भी किया था। लेकिन नवपाषाण काल के प्रारंभ में तो पत्थर के औजार ही परिलक्षित होते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन नवपाषाण काल के लास्ट तक इनको लोहे का भी ज्ञान हो गया था। और ये जो खेती करने के लिए जमीन को तोड़ते थे, तो वहाँ पर छोटी छोटी लोहे की कुदालें और पत्थर की भी, लोहे की भी कुदालें, पत्थर की भी कुदालें, और जो सरिया टाइप का, नुकीला भाला टाइप का, ऐसे औजारों का प्रयोग ये जमीन को तोड़ने के लिए करते थे। तो लोहे से भी ये लोग परिचित थे, क्योंकि इसी के बाद में आपका ताम्रपाषाण काल आता है, तो वहाँ भी लोहे का उपयोग दिखाई पड़ता है। तो नवपाषाण काल के जो लोग थे लोहे से परिचित थे। क्लियर, ये आपका मध्यपाषाण काल हो गया और नवपाषाण काल हो गया। तो इसका आप लोग अध्ययन करिएगा। अगर कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।